मीरा जी का चश्मा कंप्लीट हो गया था। आज हम अपना लेसन 2 स्टार्ट करेंगे। लेसन 2 है हमारा बाल गोविंद भगत और इसके लेखक हैं राम वृक्ष बेनीपुरी। कौन है इसके लेखक? राम वृक्ष बेनीपुरी। जैसा कि मैंने आपको बताया था कि जो हमारा काव्य खंड और गद्य खंड होता है, उसमें से गद्य खंड के जो लेखक होते हैं उनका जीवन परिचय हमारे एग्जाम में 6 नंबर का आता है। स्वयं प्रकाश का मैंने आपको करवा दिया था। आज हम राम वृक्ष बेनीपुरी का करेंगे, उसके बाद लेसन पढ़ेंगे। तो अब हम राम वृक्ष बेनीपुरी के जीवन के बारे में पढ़ेंगे। जीवन परिचय। आधुनिक युग के प्रसिद्ध निबंधकार श्री राम वृक्ष बेनीपुरी का जन्म बिहार के मुजफ्फरपुर जिले के अंतर्गत बेनीपुर नामक गांव में सन 1902 में हुआ था। बचपन में माता पिता का देहांत हो जाने के कारण उनका लालन पालन उनकी मौसी ने किया। उनकी प्रारंभिक शिक्षा गांव में हुई। अनेक अभाव और कठिनाइयों को सहकर उन्होंने 10वीं कक्षा तक की शिक्षा प्राप्त की। सन 1920 में महात्मा गांधी के असहयोग आंदोलन के दौरान उन्हें कई बार जेल जाना पड़ा। छोटी आयु में ही उन्होंने लेखन कार्य आरंभ कर दिया। 15 वर्ष की आयु में ही उनकी रचनाएं पत्र पत्रिकाएं छिपने लगी। उन्होंने तरुण भारत, किसान पत्र, बालक, युवक, कर्मवीर, हिमालय, नई धारा, योगी, जनता, जनवाणी आदि अनेक साप्ताहिक मात्रिक पत्र पत्रिकाओं का सफलतापूर्वक संपादन करके एक लोकप्रिय संपादक के रूप में यश प्राप्त किया। सन 1968 में उनका स्वर्गवास हो गया। उनकी प्रमुख रचनाएं। श्री राम वृक्ष बेनीपुरी ने अनेक उपन्यास लिखे हैं, कहानियां लिखी हैं, जिनमें से अम्पाली, फूल, माटी की मूर्तें, नेत्रदान, मन और विजेता आदि प्रमुख हैं। साहित्यिक विशेषताएं। बेनीपुरी जी के जीवन में राजनीति, साहित्य और संस्कृति तीनों का बहुत ही योगदान रहा है। उनकी रचनाएं राष्ट्र उत्थान की प्रेरणा देती हैं। स्वतंत्रता सेनानी होने के नाते उन्होंने जो कुछ भी सीखा उसे साहित्य में व्यक्त कर दिया। उनकी रचनाओं में बाल सुलभ जिज्ञासा के दर्शन होते हैं। भाषा शैली। बेनीपुरी जी अपनी रचनाओं भाव के अनुरूप प्रयोग, सरल स्वाभाविक खड़ी बोली का प्रयोग करते थे। कहावतों और मुहावरों के समुचित प्रयोग से उनकी भाषा जीवित उठती थी। प्रतीकात्मक, व्यंग्यात्मकता, लाक्षणिकता आदि उनके भाषा के प्रमुख अंग रहे हैं। ये राम वृक्ष बेनीपुरी जी का जीवन परिचय आप सभी को अपनी कॉपी में लिखना है और ये याद करना है। अब हम ये हाफ लेसन पढ़ेंगे। लेसन है बाल गोविंद भगत। बाल गोविंद भगत मंझोले कद के गोरे चिट्ठे आदमी थे। मंझोले यानी कि ना ज्यादा लंबे ना ज्यादा छोटे, 60 के ऊपर के ही होंगे। बाल पक गए थे, लंबी दाढ़ी या जटाजूट तो नहीं रखते थे, किंतु हमेशा उनका चेहरा सफेद बालों से ही जगमग किए रहता। कपड़े बिल्कुल कम पहनते, कमर में एक लंगोटी मात्र और सिर में कबीरपंथियों की टोपी। जब जाड़ा आता एक काली कमली ऊपर से ओढ़ लेते। मस्तक पर हमेशा चमकता हुआ रामानंदी चंदन जो नाक के एक छोर से ही औरतों के टीके की तरह शुरू होता। गले में तुलसी की जड़ों की एक बेडोल माला बांधे रहते। ऊपर की तस्वीर से यह नहीं माना जाए कि बाल गोविंद भगत साधु थे, नहीं, बिल्कुल गृहस्थ। उनकी गृहिणी की तो मुझे याद नहीं, उनके बेटे और पोतों को तो मैंने देखा था। थोड़ी खेती बाड़ी भी थी, एक अच्छा साफ सुथरा मकान भी था। अब क्या बता रहे, जो बाल गोविंद भगत थे वो बहुत ही साधारण वेश में रहते थे। एक लंगोटी पहनते थे बस, और सर्दी आती तो एक ऊपर से एक कमली यानी कि कंबल ओढ़ लेते थे। और उसे मतलब उसकी वेशभूषा को देखकर हम ये नहीं कह सकते कि वो एक साधु थे, वो बिल्कुल गृहस्थ थे। उनके बेटे पोते भी थे और उनका एक मकान भी था। अब आगे पढ़ते हैं। किंतु खेती बाड़ी करते, परिवार रखते बाल गोविंद भगत साधु थे। साधु की सब परिभाषाओं में खरे उतरने वाले, कबीर को साहब मानते थे, उन्हीं के गीतों को गाते, उन्हीं के आदेशों पर चलते, कभी झूठ नहीं बोलते, खराब व्यवहार रखते, किसी से भी दो टूक बात करने में संकोच नहीं करते, न किसी से खाम खा झगड़ा मोल लेते,
किसी की चीज नहीं छूते, न बिना पूछे व्यवहार में लाते। इस नियम को कभी कभी इतनी बारीकी तक ले जाते तो लोगों को कुतूहल होता। कभी वे दूसरे के खेत में सोच के लिए भी नहीं बैठते। वे गृहस्थ थे, लेकिन उनकी सब चीज सांप की थी। जो कुछ खेत में पैदा होता सिर पर लाद कर पहले उस सांप के दरबार में ले जाते, जो उनके घर से 4 कोस दूर पर था। एक कबीरपंथी मठ से मतलब वह दरबार में भेंट रूप रख लिया जाकर प्रसाद रूप में जो भी कुछ मिलता उन्हें घर लाते और उसी से गुजर चलाते। इन सब से ऊपर मैं तो मुक्त था उनके मधुर गान पर, जो सदा सर्वदा ही सुनने को मिलते। कबीर के वे सीधे साधे पद जो उनके कंठ से निकलकर सजीव हो उठते। अब बाल गोविंद भगत के बारे में क्या बता रहे कि वो खेती बाड़ी भी करते थे और जो उनका व्यवहार है वो बहुत ही सरल था। वे बिना पूछे किसी की चीज भी नहीं लेते थे और जो कुछ उनके खेत में होता पहले वह अपने भगवान को सुपुर्द करते थे और प्रसाद के रूप में उन्हें जो कुछ भी वापस मिलता वह उन्हीं से अपना गुजारा चलाते थे। जो मंदिर था जिसमें वो अपना अनाज पूर्त करते थे वह उनके घर से कितनी दूर था, लगभग 4 कोस दूर, और वे वहां पर हरदम पैदल ही जाते थे। और इसके अलावा वह बहुत सुंदर भी गाते थे। आषाढ़ की रिमझिम बारिश हो रही थी। समूचा गांव खेतों में उतर पड़ा था। कहीं हल चल रहे थे, कहीं रोपनी हो रही थी। धान के पानी भरे खेतों में बच्चे उछल रहे थे। औरतें कलेवा लेकर मेंढ पर बैठी थी। आसमान बादल से घिरा, धूप का नहीं। अब क्या कह रहे कि वो इतना सुंदर गाते थे। आषाढ़ के मौसम में तब बारिश होती थी, तब बहुत अच्छा लगता था। धान से भरे खेतों में बच्चे उछलते रहते थे और कलेवा लेकर, यानी कलेवा क्या होता है, सुबह का भोजन लेकर औरतें मेंढ पर, जिसे मेंढ क्या होती है, जिसे हम अपनी देसी भाषा में डोड़ा बोलते हैं, वो क्या होती है, मेंढ पर बैठी रहती। और आसमान में बादल छाए रहते, धूप का नाम नहीं होता। अब आगे देखो, ठंडी पुरवाई चल रही, यानी कि ठंडी हवा चलती रहती। ऐसे ही समय आपके कानों में एक स्वर तरंग झंकार सी कर उठी। यह क्या है, यह कौन है, यह पूछना न पड़ेगा। बाल गोविंद भगत समूचा शरीर कीचड़ में लिथड़े अपने खेत में रोपनी कर रहे हैं। उनकी अंगुली एक एक धान के पौधे को पंक्तिबद्ध खेत में बिठा रही है और उनका कंठ एक एक शब्द को संगीत के जीने पर चढ़ाकर कुछ को ऊपर स्वर की ओर भेज रहा है और कुछ को इस पृथ्वी की मिट्टी पर खड़े लोगों के कानों की ओर। बच्चे खेलते हुए झूम उठते हैं। मेंढ पर खड़ी औरतों के होंठ कांप उठते हैं। वे गुनगुनाने लगती हैं। हलवाहों के पैर ताल से उठने लगती हैं। रोनी करने वालों की उंगलियां एक अजीब क्रम में चलने लगती हैं। बाल गोविंद भगत का यह संगीत है या जादू। अब क्या बता रहे कि जब बाल गोविंद भगत अपने खेतों में काम करते, धान की रोपाई करते, तो वह साथ साथ गायन भी करते और उनका जो गायन था वो इतना मधुर होता कि उसको सुनकर काम करने वाले हर लोग अपने आप ही थिरकने लगते। आगे हम बाद में पढ़ेंगे, ये ज्यादा हो जाएगा, इसके क्वेश्चन भी बाद में ही पढ़ेंगे। यहाँ तक पढ़ा दिया है, ये लेसन आप सभी को पढ़ना है। और जो ये रामवृक्ष बेनीपुरी का जीवन परिचय है, ये आपको अपनी नोटबुक में लिखना भी है और याद भी करना है। ओके।